हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में जल मंडल के बारे में पढ़ेंगे, यानी हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे और जल मंडल से संबंधित सभी प्रश्नों को करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जल मंडल है। पृथ्वी पर 71% जल है, किंतु इसका मात्र 2% जल पीने योग्य। उत्तरी गोलार्ध में जल की मात्रा 61% है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जल की मात्रा 81% है। समुद्री दूरी को नॉटिकल मील में मापते हैं। एक नॉटिकल मील बराबर क्या होता है? तो 1.85 किलोमीटर होता है। समुद्र की गहराई को फैदम में मापते हैं। एक फैदम बराबर 6 फीट होता है। समुद्री में छुपी वस्तुओं को पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग करते हैं। इसमें पराश्रव ध्वनि तरंगे का प्रयोग करते हैं। कहा जा रहा है कि जो समुद्र में छिपी हुई वस्तु होता है उसको पता लगाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का प्रयोग करते हैं। और इसमें कौन सी ध्वनि तरंगे कार्य करती है? तो पराश्रव तरंगे कार्य करती है। सागर तल, समुद्र के ऊपरी सतह को सागर तल कहते हैं। सागर तल किसे कहेंगे? तो समुद्र के ऊपरी सतह को सागर तल कहते हैं। नीतल यानी समुद्र का वह निचला भाग जो भूमि से सट जाता है, नीतल नीतल कहा जाता है। समुद्री जीव को बैंथिक जीव कहते हैं। ज्वार भाटा, समुद्री जल का अपनी सामान्य स्थिति से ऊपर उठ जाना ज्वार कहलाता है। ज्वार के आने से मछलियां ऊपर आ जाती है तथा समुद्री जहाज़ों को बंदरगाह तक लाने में सरलता होती है। समुद्री जल का अपने सामान्य स्थिति से नीचे उतर जाना भाटा कहलाता है। समुद्री जल का अपने सामान्य स्थिति से नीचे उतर जाना क्या कहलाएगा? तो भाटा कहलाएगा। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का घूर्णन गति। अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन ज्वार भाटा बहुत आता है, जिसे बृहद ज्वार भाटा कहते हैं। 24 घंटे में 2 बार बृहद ज्वार भाटा आता है। मग्न तट है, यह महाद्वीपों का अंतिम सीमांत भाग होता है। इसकी गहराई लगभग 100 फैदम तक होती है। यह मानव के लिए सबसे उपयोगी होता है क्योंकि इसी पर बंदरगाह, पर्यटक स्थल, नौसेना का ट्रेनिंग दिया जाता है। कुछ पेट्रोलियम का 20% मग्न तट पर पाए जाते हैं। इसे सेल्फ कहते हैं। इस ढाल की औसतन रूप से 1 डिग्री से 3 डिग्री के मध्य या उससे भी कम होती है, अर्थात यह समुद्र का सबसे उथला क्षेत्र होता है। मग्न ढाल, यह सीधा नीचे की ओर धंस जाता है, जिस कारण यहाँ कोई निक्षेपण नहीं होता है, अतः यह मानव के लिए उपयोगी नहीं होता है। इसकी गहराई 2000 फैदम होती है। महासागरीय मैदान, यह नीतल का सबसे विस्तृत भाग होता है। इसकी गहराई 3000 से 600 फैदम तक होती है। इस पर सर्वाधिक निक्षेपण होता है, जिस कारण 80% पेट्रोलियम यहीं पर पाए जाते हैं। बड़ी मछलियाँ इसी क्षेत्र में मिलती हैं। अब है द्रोणी। द्रोणी किसे कहेंगे, देखते हैं। द्रोणी, नीतल के उबड़ खाबड़ गड्ढों को द्रोणी कहते हैं। नीतल के उबड़ खाबड़ गड्ढों को द्रोणी कहते हैं। खाई, सबसे गहरी द्रोणी को खाई कहते हैं।
कटक महासागरों के अंदर डूबे हुए पर्वत श्रृंखलाओं को कटक कहते हैं। यह कई हजार किलोमीटर तक लंबे होते हैं। सबसे बड़ी कटक अटलांटिक महासागर का कटक होता है, जो लगभग 7,000 किलोमीटर तक लंबा होता है। इस मध्य सागरीय कटक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मध्य सागरीय कटक कहते हैं। समुद्री पहाड़ी, समुद्र में उठी पर्वत श्रृंखला को समुद्री पहाड़ी कहते हैं। समुद्र में उठी पर्वत श्रृंखला को समुद्री पहाड़ी कहते हैं। अब है समुद्री धारा। प्रवाह, समुद्री जल का धीरे धीरे आगे बढ़ना प्रवाह कहलाता है। धारा, इसकी गति प्रवाह से तेज होती है। स्ट्रीम या विशाल धारा, इसकी गति सबसे तेज होती है। यह दो या अधिक धाराओं के मिलने से बनता है। धाराओं के प्रकार, गर्म जल धारा, ये स्वभाव में गर्म होती है। इनकी उत्पत्ति विषुवत रेखाओं के समीप होती है। इन्हीं के कारण ध्रुवीय क्षेत्र अधिक ठंडा नहीं हो पाता है। ठंडी जल धारा, ये ध्रुवों से निकलता है। अधिकांश ठंडी महाद्वीपों के पश्चिम पाई जाती है, जो बादल निर्माण नहीं होने देती है। इसी कारण महाद्वीपों के पश्चिम में मरुस्थल पाए जाते हैं। जहाँ गर्म तथा ठंडी जलधाराएं मिलती है, वहां से प्लैंकटन नामक शैवाल पाए जाते हैं। जहाँ पर गर्म तथा ठंडी जलधाराएं मिलती है, वहाँ का क्षेत्र क्या कहलाया जाता है? तो प्लैंकटन नामक शैवाल पाया जाता है वहाँ पर, और उस क्षेत्र को प्लैंकटन क्षेत्र कहेंगे। यहाँ पर मछलियाँ सबसे ज़्यादा आता है आहार के लिए, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन भी होता है। डॉगर बैंक उत्तरी सागर का है, और ग्रांड बैंक उत्तरी अटलांटिक का है। ये सब यहाँ से मछलियाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन होती है। यहाँ पर मछली ज़्यादा पकड़ी जाती है। जल धाराओं की उत्पत्ति के कारण घूर्णन गति या कोरियोलिस बल होगा, और तापमान के अंदर होगा, तापमान का अंतर होना चाहिए, अंतर होगा, और नीतल की आकृति अप्रचलित पवने होंगे। ये सभी जल धाराओं की उत्पत्ति के कारण है। दक्षिण अटलांटिक महासागर की जलधारा, दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा यानी गर्म है। यह 15 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में उत्पन्न होती है और व्यापारिक पवन का प्रभाव में आकर पश्चिम की ओर चल देती है, जहां यह ब्राजील से टकराती है। ब्राजील की धारा, यह विषुवत रेखीय जलधारा का ही अगला रूप है, जो दक्षिण दिशा में बहता है। फॉकलैंड की धारा, यह दक्षिणी ध्रुव के समीप से निकलती है और फॉकलैंड द्वीप के समीप आकर ब्राजील की धारा से टकरा जाती है। दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, यह फॉकलैंड तथा ब्राजील की धारा से मिलकर बनती है तथा पछुआ पवन के प्रभाव में आकर आगे की ओर बढ़ती है तथा अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम भाग से टकरा जाती है। वेनेजुएला की धारा, यह ठंडी है। यह दक्षिण अंटार्कटिक प्रवाह का ही एक भाग है, जो आगे जाकर दक्षिणी विषुवतरेखीय जल धारा से मिल जाती है। उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा यह विषुवत रेखा से 15 डिग्री ऊपर उत्पन्न होता है तथा व्यापारिक पवन के प्रभाव में आकर उत्तरी अमेरिका की ओर चल देती है। पश्चिमी द्वीप समूह में टकराकर यह दो भागों में बंट जाती है। फिर यह है फ्लोरिडा गर्म जलधारा, एंटिलीज है गर्म जलधारा। ये सब कहाँ का है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम, यह फ्लोरिडा तथा एंटिलीज कंबल कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? तो फ्लोरिडा तथा एंटिलीज का कंबल कहते हैं, क्योंकि यह फ्लोरिडा तथा एंटिलीज के मिलने से बनती है। इसे यूरोप का कंबल भी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? यूरोप का कंबल भी कहते हैं, क्योंकि यह लेब्राडोर के ठंडेपन को कम कर देती है। जहां लेब्राडोर तथा गल्फ स्ट्रीम टकराती है, वहां न्यू फाउंडलैंड द्वीप है, जहां ग्रांड नामक मत्स्य क्षेत्र भी है। नेक्स्ट है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह गर्म,
यह गर्म जलधारा यह लेब्राडोर तथा गल्फ स्ट्रीम के टकराने से बनती है। यह आगे चलकर करक से टकराकर 3 शाखाओं में बढ़ जाती है। पहली शाखा सीधे चली जाती है जो नॉर्वे की गर्म जलधारा कहते हैं। इसी कारण से उत्तरी भाग में अधिक ठंडा नहीं पड़ता है। दूसरी शाखा उत्तर दिशा में चली जाती है जिसे इरमिंजर की गर्म जलधारा कहते हैं। जब यह आगे जाती है तो ग्रीनलैंड के ठंडे जलधारा का रूप ले लेती है। तीसरी शाखा है दक्षिण की ओर जाती है जिसे रेनल की गर्म जलधारा कहते हैं। जब यह आगे जाती है तो केनारी का ठंडी धाराओं का रूप ले लेती है। यह बिल्कुल सीधी रेखा में चलती है। यह आगे जाकर उत्तरी विषुवत रेखीय में मिल जाती है। बेफिन की खाड़ी से जाने वाली ठंडी लेब्राडोर की ठंडी धारा के कारण ही 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। क्या कहा जा रहा है नोट में कि बेफिन की खाड़ी से जाने वाली ठंडी लेब्राडोर की ठंडी धारा के कारण ही 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। नेक्स्ट है हिंद महासागर की जलधारा। उत्तरी विषुवत-रेखीय जलधारा यह 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के समीप उत्पन्न होती है तथा व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आकर पश्चिम दिशा में चल देती है। इसे सुमेरु की धारा कहते हैं। दक्षिणी विषुवत-रेखीय जलधारा यह गर्म है। यह 15 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के समीप उत्पन्न होती है। व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आकर पश्चिम की ओर चल देती है और मेडागास्कर द्वीप से टकराकर 2 भागों में बढ़ जाती है। पहला भाग है मोजाम्बिक की धारा जो गर्म है और मेडागास्कर की धारा जो गर्म में है। दोनों गर्म जलधारा है। अलगुहास की धारा यह गर्म यह मोजाम्बिक तथा मेडागास्कर की धारा से मिलने से बनती है। दक्षिणी हिंद प्रवाह ठंडी है। दक्षिणी हिंद प्रवाह जलधारा ठंडी है। जब दक्षिण अटलांटिक प्रवाह का कुछ जल अलगुहास की धारा में आकर मिलता है तथा पछुआ पवनों के प्रक्रम में आने से दक्षिणी हिंद प्रवाह का निर्माण होता है जो ऑस्ट्रेलिया की ओर चल देती है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा यह ठंडी है। यह ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में चलती है तथा आगे जाकर दक्षिण विषुवत-रेखीय जलधारा के रूप ले लेती है। प्रशांत महासागर की जलधारा दक्षिण विषुवत-रेखीय जलधारा गर्म है। यह गर्म जलधारा यह 15 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से उत्पन्न होकर व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आती है तथा ऑस्ट्रेलिया की ओर चल देती है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा यह गर्म जलधारा है। यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में चलती है। फिर अंटार्कटिका की धारा जो ठंडी है। यह दक्षिणी ध्रुव के समीप से निकलकर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा से टकरा जाती है। दक्षिणी प्रशांत प्रवाह यहाँ अंटार्कटिका तथा पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के धारा के टकराने से बनता है। क्या बोला जा रहा है दक्षिण प्रशांत प्रवाह यह अंटार्कटिका तथा पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के धारा के टकराने से बनता है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। पेरू यह हम्बोल्ट की जलधारा है। यह दक्षिण प्रशांत प्रवाह का अगला भाग है। यह आगे जाकर दक्षिण विषुवत जल धारा में मिल जाता है। उत्तरी विषुवत-रेखीय जलधारा यह गर्म जलधारा है। यह 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के समीप उत्पन्न होती है और व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आकर पश्चिम दिशा में चल देती है। जापान से टकराकर यह 2 भागों में बंट जाती है। सुशीमा और क्यूरोसोवा इसका जलधारा है। क्यूराइल की जलधारा यह गर्म जलधारा यह क्यूरोसोवो तथा सुशीमा के मिलने से बनती है। आयोसीबो की धारा यह ठंडी जलधारा है। यह अखोस्टक्स की खाड़ी से निकलती है तथा क्यूराइल की धारा में मिल जाती है। फिर उत्तरी प्रशांत प्रवाह यानी गर्म यह अखोस्टक्स तथा क्यूराइल की धारा में मिलने से बनती है। आगे जाकर यह 2 भागों में बंट जाता है।
अलास्का की धारा यह गर्म जल धारा है। कैलिफोर्निया की धारा यानी कैलिफोर्निया की धारा यहाँ होना चाहिए, यह ठंडी है। विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा, विषुवत रेखीय जलधारा का वह भाग जो महाद्वीपों के पूरब से टकरा कर लौट जाता है उसे विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा कहते हैं। इसे सबसे पहले गिनी के लोगों ने देखा था, अतः इसे गिनी की धारा भी कहते हैं। यह हर एक महासागर में उत्पन्न होती है। एल नीनो यह स्पेनिश भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है बच्चा। यह प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती है। एल नीनो का अर्थ क्या होता है, तो बच्चा होता है। यह प्रशांत महासागर में उत्पन्न तथा स्वभाव में गर्म होता है। स्वभाव में क्या होता है, तो गर्म होता है। इसके आने से हिंद महासागर का तापमान बढ़ जाता है और भारत में वर्षा कम हो जाती है क्योंकि मानसून ऊपर नहीं आ पाता है। ला नीनो यह स्पेनिश भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है बच्ची। ला नीनो का अर्थ क्या होता है, बच्ची। और एल नीनो का अर्थ क्या होता है, तो बच्चा। यह स्वभाव में ठंडी होती है। यह प्रशांत महासागर से उत्पन्न होकर हिंद महासागर में पहुंचकर उसका तापमान गिरा देती है जिससे कि वर्षा औसत से अधिक हो जाती है। यह दोनों ही मानव के लिए हानिकारक होते हैं। एल नीनो एक एल नीनो से अगले एल नीनो के बीच 4 साल का अंतराल होता है। जिस वर्ष एल नीनो आता है ठीक उसके अगले वर्ष ला नीनो आता है। जलधारा के लाभ, जलधारा के क्या लाभ है उसके बारे में देखिए। परिवहन के लिए लाभ है, मत्स्य उद्योग के लिए, जिस क्षेत्र में गर्म जलधाराएं जाती है वे ठंडे क्षेत्र को भी गर्म कर देती है। यहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती है। वहीं घना कोहरा छा जाता है और जो नौ चालन में समस्या उत्पन्न करता है। यहाँ गर्म और ठंडी जलधारा मिलती है। वहाँ प्लेक्टन नामक शैवाल पाया जाता है जो मछलियाँ पसंदीदा भोजन है इसका। नेक्स्ट है स्ट्रेट यानी जल संधि। दो बड़े जलीय क्षेत्र को मिलाने वाली जल का पतला रास्ता जल संधि कहलाता है। क्या कहा जा रहा है कि जल संधि किसको कहेंगे, तो दो बड़े जलीय क्षेत्र को मिलाने वाली जल का पतला रास्ता जल संधि कहलाता है। जल डमरू मध्य दो छोटे जलीय क्षेत्र को मिलाने वाली पहला रास्ता जल डमरू मध्य कहलाता है। दो छोटे जलीय क्षेत्र को मिलाने वाली पहला रास्ता जल डमरू मध्य कहलाता है। चैनल दो जलीय क्षेत्र को मिलाने वाले जल के चौड़ा रास्ता को चैनल कहते हैं। स्थल संधि दो बड़े स्थल को मिलाने वाला भूमि का पतला रास्ता स्थल संधि कहलाता है, जैसे पनामा सिनाई पर्याय द्वीप मिस्र का और क्रा थाईलैंड का। नेक्स्ट है लवणता। समुद्र की प्रति 1000 किलोग्राम जल में उपस्थित अशुद्धि की मात्रा को लवणता कहते हैं। समुद्री लवणता का मुख्य कारण नदियां हैं क्योंकि नदियों भूमि की सभी लवणताओं को अपने साथ लाकर समुद्र में गिरा देती है। बंद सागर की लवणता, बंद नहीं यहाँ बांध सागर होगा, बांध सागर की लवणता अधिक होती है। विषुवत रेखा पर लवणता अधिक होती है। वाष्पीकरण बढ़ने से लवणता बढ़ जाती है। झील या घिरा हुआ क्षेत्र की लवणता, वाष्पीकरण बढ़ने से क्या होता है, तो झील या घिरा हुआ क्षेत्र की लवणता बढ़ जाती है। बर्फीले क्षेत्र में जाने से लवणता घट जाती है। बर्फीले क्षेत्र में जाने से क्या होता है, लवणता घट जाती है। लवणता की सर्वप्रथम जानकारी डिटमर नामक विद्वान ने दिया। उन्होंने महासागरों में 47 प्रकार की लवणता की खोज किया। समुद्र में सर्वाधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, किंतु सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व आयोडीन होता है। अधिक लवणता वाले प्रमुख झील एवं सागर कौन कौन है, तो वॉन झील तुर्की का 330% है। मृत सागर इजराइल जॉर्डन का 240% है। फिर है ग्रेट साल्टेक यूएसए का 220% है। अरब सागर 36%, बंगाल की खाड़ी 30%, अटलांटिक महासागर 36%, प्रशांत महासागर 31%,
हिंद महासागर 35%, महासागरों की औसत लवणता 35 होती है। सबसे कम लवणता श्वेत सागर की बैथमिया की खाड़ी की है, इसकी लवणता मात्र 2% होती है। अब है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं एमसीक्यू, वो हम लोग करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर तथा कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद,